या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, दूधाधार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास के समय निर्धारण में जो बहुत सारी किंवदंतियाँ पाई जाती है, उस संदर्भ में मैं अपने छात्रों को आज संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत कवि कुलगुरु कालिदास के समय निर्धारण के संबंध में अपना कुछ मत व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कवियों के काव्य, कवियों के जन्म स्थान या उनके रचनाओं के संबंध में जब कोई ठोस साक्ष्य या निर्णायक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो वैसे कवियों के समय, रचना और जन्म स्थान के संबंध में निर्णय लेना एक जटिल समस्या है। अन्य कवियों के तरह महाकवि कालिदास के भी समय निर्धारण उतना ही कठिन है जितना और कवियों के समय निर्धारण, क्योंकि विद्वानों ने अपने तर्क वितर्क एवं अपने मतानुसार बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी ये कुछ अमान्य प्रमाण है, उन्हें मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। क्योंकि कालिदास के समय के निर्धारण में प्रमाणिक सामग्री का नितांत अभाव है। कालिदास ने अपने काव्यों में अपने समकालीन किसी कवि या विद्वानों का उल्लेख नहीं किया है, यह भी एक समस्या है। परंतु एक सिद्धांत मान्य सिद्धांत है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से महाकवि कालिदास भी एक रत्न थे। उन विद्वानों में, उन 9 रत्नों में इनका भी एक सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था। यह एक ठोस प्रमाण कहा जा सकता है, क्योंकि विक्रमादित्य का समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी है, इसलिए महाकवि कालिदास का समय भी प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। क्योंकि विक्रमादित्य सम्राट के कालिदास आश्रयदाता हैं और विक्रमादित्य का समय 57 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। तथ्यों का मानते हैं हम लोग। इस प्रकार
कुछ विद्वानों का मत है कि महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी में जन्म लिए थे। फिर भी इस पर बहुत से आक्षेप प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि महाकवि कालिदास 6ठी शताब्दी में जन्म लिए थे। इस संदर्भ में कहा जाता है कि विक्रमादित्य हुणों को युद्ध में परास्त किए थे। यह युद्ध 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। अतः 500 ईस्वी के आसपास जिस युद्ध में विक्रमादित्य ने हुणों को परास्त किया था, इस आधार पर हम यह पूर्णपेण कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का समय 6ठा शताब्दी हो सकता है कि 500 ईस्वी में युद्ध हुआ और युद्ध में विक्रमादित्य ने हुणों को परास्त किया था। अर्थात इस तर्क के आधार पर इनका समय 6ठी शताब्दी माना जा सकता है। फिर भी इस मत पर भी बहुत सी आपत्तियां व्याप्त है, क्योंकि कालिदास ने मल्लिकाग्निमित्र नाटक में पुष्पवंशी पुष्पमित्र के पुत्र अग्निमित्र को नायक बनाया है और उनका समय 150 ईस्वी पूर्व हो सकता है। अतः इस सिद्धांत के आधार पर उनका समय निर्धारण करना थोड़ा और क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि बाण ने हर्षचरित की भूमिका में लिखा है कि बाण सम्राट हर्ष का समय 606 ईस्वी के पूर्व ईस्वी कहा जा 600 ईस्वी माना जा सकता है। अतः कालिदास का समय 600 ईस्वी के पूर्व होना चाहिए। इस तर्क के आधार पर विद्वानों का मत है कि महाकवि कालिदास का समय 606 ईस्वी पूर्व होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छः ईस्वी से 648 ईस्वी तक सम्राट हर्ष का समय था। इस आधार पर इन्होंने 600 ईस्वी महाकवि कालिदास का समय निर्धारित किया है। परंतु यह मत भी उतना उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है कि महाकवि कालिदास का समय चतुर्थ शताब्दी अर्थात गुप्त काल में माना जा सकता है, क्योंकि गुप्त काल के अवशेषों के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर विद्वानों का मत है कि इनका समय चतुर्थ शताब्दी हो सकता है। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय 372 से 413 ईस्वी के मध्य माना जाता है और ये प्रथम विक्रमादित्य हैं जिसने कालिदास को अपना आश्रय दिया था। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर महाकवि कालिदास का समय चतुर्थ शताब्दी निर्धारित किया जा सकता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शताब्दी में शकों का निहंथा उज्जैनी का सम्राट और विक्रमादित्य नामधारी व्यक्ति हुआ था। उसने ही
ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में शकों को विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था, अर्थात विक्रम संवत के शुरुआत होने के वजह से इनका समय पूर्व में निर्धारित हो सकता है कि एक सम्राट दूसरे के चलाए संवत को अपने नाम से चलाना स्वीकार नहीं करता है। यदि एक सम्राट, जैसे आजकल जो प्रजातंत्र में कोई प्रधानमंत्री देश हित में या प्रजा हित में तो लोक कल्याणकारी घोषणाएं करती है, तो जो अगली सरकार आती है उसे निरस्त कर कर पुनः उसे अपने नाम से योजना को कार्यान्वित करती है। ठीक उसी प्रकार पूर्व में जो राजा थे वो अपने से पूर्व निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर डालते थे। इस प्रकार यह प्रमाण भी अत्यधिक मान नहीं है, क्योंकि गुप्त काल स्मृति का समय था, अर्थात गुप्त काल में विकास, वैभव, उन्नति हुई और इतिहासों के आधार पर धर्म कर्म की सुप्रतिष्ठा हो गई थी। अतः कालिदास को इस आधार पर गुप्तकालीन कहना असंगत है, अर्थात यह प्रमाण भी विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी बात है कि कालिदास के ग्रंथों में गुप्त धातु का प्रयोग किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि कालिदास किसी गुप्त राजा के आश्रित कवि थे। यदि गुप्त धातु का विशेष परिभाषिक अर्थ में प्रयोग किया जाए तो निष्कर्ष निकलना संभव था गुप्त धातु का समान रक्षा अर्थ में प्रयोग किया जाता, अर्थात जो कालिदास के समय या कालिदास के ग्रंथों में जो गुप्त धातु का प्रयोग किया गया है उसका समान अर्थ यह है कि रक्षा करना, अर्थात रक्षा अर्थ में ही गुप्त धातु के साथ रक्ष, पा और त्रय धातुओं का भी प्रयोग समानतया रघुवंश आदि सर्वत्र मिलते हैं। रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा स्मृति ग्रंथों में भी रक्षा अर्थ में गुप्त धातु का प्रयोग अति प्रचलित है। यदि गुप्त धातु का प्रयोग का आधार कालिदास की गुप्त राजाओं के आश्रित माना जा सकता है, तो इस प्रकार सकना धातु के प्रयोग के आधार पर उन्हें एक राजाओं का आश्रित कवि कहा जा सकता है। और कुमार समय में कुमार शब्द का प्रयोग किया गया है और गुप्त प्रथम के जन्म के स्मृत प्रयुक्त है। विद्वानों का जो एक अन्य मत है वो कह रहा है कि कुमार संभव में कार्तिकेय को जो कुमार की नाम या उपाधि दी गई है वो गुप्त के प्रथम जन्म के स्मृत प्रयुक्त है, अर्थात राजा जो गुप्तवंशी राजाओं थे उन्हीं के उल्लेख का यहाँ वर्णन पाया जाता है। एवं रघुवंश आदि में भी कुमार शब्द का प्रयोग मिलता है, अर्थात रघुवंश में भी कुमार शब्द का प्रयोग है एवं कुमार संभव में कुमार का प्रथम प्रयोग किया गया है। अतः पुत्र अर्थ में कुमार शब्द का प्रयोग सभी काव्यों और नाटकों में मिलता है। शिव के पुत्र स्कंद के लिए कुमार शब्द का अत्यंत प्रचलित
जो यह शब्द है वो कुमार संभव में ही प्रयुक्त किया गया है। अर्थात इन आधारों पर भी महाकवि कालिदास का समय समुद्रगुप्त के समय के समकालीन कहा जा सकता है, क्योंकि यह जो कुमार शब्द का प्रयोग किया गया वो समुद्रगुप्त के समय प्रयुक्त होता था, इसलिए इनका समय समुद्रगुप्त के समय को आसपास माना जा सकता है। विक्रमवर्षीयों में विक्रम शब्द का जो प्रयोग किया गया वो विक्रम शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सूचक है, क्योंकि विक्रमवर्षीयों में इनकी एक नाटक है उसमें विक्रम वर्षीय शब्द प्रयुक्त हुआ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सूचक है। अतः इन आधारों पर चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रम शब्द लेने का कोई प्रमाण कहा जा सकता है। अर्थात विद्वानों ने अपने तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया कि महाकवि कालिदास का जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था एवं अन्य विद्वानों का जो मत है वो है कि महाकवि कालिदास का जन्म चतुर्थ शताब्दी में अर्थात गुप्त काल में हुआ था। ठीक उसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान भी हैं जो अपने तर्कों के आधार पर महाकवि कालिदास का समय षष्ठ शताब्दी निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अध्ययनों उपरांत संस्कृत साहित्य के लेखकों विद्वानों ने या कोई भी इंटरनेट या हमारे अरविंद जी शास्त्री जी ने जो अपने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उन प्रमाणों के आधार पर महाकवि कालिदास के समय को निर्धारण करना इन तर्कों के आधार पर आसान है। क्योंकि जो साक्ष्य हमें अभी प्राप्त है उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर महाकवि कालिदास का समय को निर्धारित किया जा सकता है। जय तु संस्कृत।